Hello dear students, this is Ashish Sharma and I welcome you on my YouTube channel. So in third unit the video lectures are already started, and in last video we discussed about the torque on a current carrying loop. In this lecture we will start with the topic moving coil galvanometer, and moving coil galvanometer is an application of torque experienced by a current carrying loop in magnetic field. Let us start the derivation. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू m क्रॉस b on a current carrying loop. If I will write this torque in magnitude form, it is mb sin theta या sin alpha, जो भी एंगल हम यूज करते हैं. This alpha is the angle between perpendicular direction of area of armature coil and magnetic field. If this angle is 90 degree, my torque is equal to mb or IAB, because magnetic dipole moment m is equal to current into the area of the loop. If I am having n turns of such loops in armature winding, then my torque will become NBIA. Okay, so this is the torque provided. Angle is 90 degree between perpendicular direction of area, or I'll say between area vector and magnetic field. So area vector we will use. So you remember this, if this is area vector is perpendicular to this, that is the direction of area vector. For utilizing this torque for designing a galvanometer, we use radial magnetic field, and armature is kept between this radial magnetic field, and you provide the current with the help of terminals in the circuit, and this circuit is associated with a spring which is attached. So when current will flow through this, and the upper end is connected to the pointer needle galvanometer की जो नीडल आप देखते हैं, जो आपका मीटर के अंदर नीडल होती है, और नीडल के नीचे एक प्लेट होती है हमारी, और उस प्लेट में हमारे पास डिजिट्स बनी होती हैं, जीरो पॉजिटिव राइट साइड को, नेगेटिव लेफ्ट साइड को, जिसमें हमारे पास करंट जो है ये नीडल इंडिकेट करती है. सो व्हाट विल हैपन व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस आर्मेचर, इट विल एक्सपीरियंस एन टॉर्क. द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो ये कर्व दिया हुआ है मैग्नेट में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से आएगी आपके पास. और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का क्या मतलब है कि अगर आप इस गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू में आप देखेंगे कि जैसे आपके पास ये आर्मेचर कॉइल है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे हमारे को ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी जो फील्ड है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे ही रहेगी एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि सेंटर में हमारे पास आर्मेचर कॉइल है. तो हमारा अल्फा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ही अचीव करने के लिए हमारे पास ये रहेगा. अब इसकी वर्किंग कैसे आगे, तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. जब आप टॉर्क के मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन लिखेंगे दैट इज NBIA. मैं आपको फिर बता दूं, N हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, और A इस लूप का एरिया है. तो ये टॉर्क इसके ऊपर जनरेट होगा. अब यही टॉर्क आपका काउंटर बैलेंस होगा जो आपने स्प्रिंग लगा रखा है. स्प्रिंग कांस्टेंट है K, यानी कि अगर आप उसको टॉर्क लगाएंगे तो K थीटा आपकी स्प्रिंग टर्न हो जाएगी. इट इज सिमिलर टू योर लिनियर मोशन, जिसमें आपका F इज इक्वल टू के एक्स होता था. तो यहाँ पे F इज इक्वल टू के एक्स की जगह F की जगह टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, और x डिस्टेंस की जगह थीटा आ जाएगा, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग के रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कैलकुलेट किया जाएगा. सो फॉर स्प्रिंग वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा NBIA इज इक्वल टू के थीटा. तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मेरे पास आ जाएगी के थीटा डिवाइड बाय NBA. इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू के बाय NBA इंटू थीटा.
तो यहाँ पे आप देखें तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका सेम है, फिक्स है। आपके नंबर ऑफ टर्न्स एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद नहीं इंक्रीज किए जा सकते। नंबर ऑफ टर्न्स आपके जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो कांस्टेंट है जब हम करंट मेजर कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड बाय परमानेंट मैग्नेट्स वो भी कांस्टेंट है, और एरिया जो आर्मेचर का वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो वी कैन राइट कि जो हमारे पास करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जब करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, इट मीन्स हम इस डिवाइस को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इस डिवाइस से हम करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। करंट कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे को इस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी हमें, तो हमें पता लग जाएगा कि थीटा कितना डिग्री आ रहा है और उसके ऊपर करंट कितना हम फ्लो करवा रहे हैं। तो कैलिब्रेशन जो है वो आपका करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, जो मैं आपसे इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। फिलहाल इसमें अगर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो एक डिवाइस है जो आपका करंट मेजर करने के काम आता है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड टॉर्क विच इज गिवन बाय एमवी साइन अल्फा। अल्फा जो है हमारा हम 90 डिग्री रख रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो अल्फा विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो हमारा जो टॉर्क है वो हो जाएगा आपका एम या फिर BIA, या फिर अगर n हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBIA। तो NBIA आपका टॉर्क हो जाएगा कॉइल के ऊपर, और K थीटा आपका स्प्रिंग का टॉर्क हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर देंगे, I is equal to K by NBA theta, so I is directly proportional to theta. So go through this. Meanwhile, then we'll start with next second lecture. So before I move ahead to current sensitivity or voltage sensitivity of galvanometer, there are few terms which are related to moving coil galvanometer. The first is deadbeat galvanometer. Deadbeat galvanometer से क्या मतलब है? जब आप किसी galvanometer में सपोज ये पॉइंटर है और आप उसमें करंट का कनेक्शन करते हैं, तो उसकी जो नीडल है वो आपको इस तरीके से रीडिंग देती है। जो आपकी रीडिंग इधर एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, और वो रीडिंग आपकी वाइब्रेट नहीं करती स्टेबल होने से पहले। जनरली क्या होगा, रीडिंग आपकी इस तरीके से वाइब्रेट करती रहती है अगर हम स्टेबलाइजेशन उसके अंदर नहीं डालेंगे तो। जैसे मान लो इधर रीडिंग में रुकना है तो ऐसे वाइब्रेट करेगी, इधर अगर आपकी रीडिंग इस तरीके से लाइक क्विक, जितना भी करंट है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और वो वाइब्रेट नहीं करती है, तो उसको हम बोलेंगे डेड बीट गैल्वेनोमीटर, सो दैट यू कैन टेक रीडिंग विद इन नो टाइम। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा कि पहले वो स्ट्रिंग स्टेबलाइज हो। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी गैल्वेनोमीटर की, हमने देखा उसके अंदर नीचे एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में अगर आप जब भी एक टॉर्क जब वो इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इक्वल जाती वहाँ पे रुक जाएगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी अटेन की होगी स्प्रिंग ने, तो वो आगे जाएगी फिर पीछे आएगी। सो देयर इज गोइंग टू बी SHM मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो डेडबीट गैल्वेनोमीटर अचीव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास ये तरीका है कि हम जो है एक मेटालिक स्ट्रिप जो है वो यूज करते हैं, जो हमारी पॉइंटर की नीडल है, पॉइंटर नीडल के बैक साइड पे जो गैल्वेनोमीटर के अंदर है नीचे वाली साइड, वहां पे हम एक मेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। जब ये मेटालिक स्ट्रिप आपकी एयर इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट मूव करती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। आपके पास इसमें करंट चलता है, और जो ये करंट की डायरेक्शन होती है इस तरीके से होती है प्रोड्यूस, इसकी पोलैरिटी कि ये आपके रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, और आपकी जो नीडल है इट कम्स टू एट रेस्ट वेरी क्विकली। दूसरा, अगर आप मेटालिक स्ट्रिप नहीं भी यूज करेंगे, आप सिंपल अगर कोई नॉन मेटालिक स्ट्रिप भी यूज करेंगे, तो इसको ये जो मेटालिक स्ट्रिप हमने करंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। दिस फेनोमेना ऑफ reducing the vibrations of galvanometer is known as damping। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। जो मेटालिक स्ट्रिप जब आपकी मूव करेगी, आपको मैं बताऊं कि EMU ट्रेन जो होती है उसकी ब्रेक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टेक्निक के ऊपर बनी होती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारी चलती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है एयर डैम्पिंग। अगर आपकी जो नीडल है उसके साथ एक स्ट्रिप अटैच की हुई है हमने, और वो स्ट्रिप चाहे हमारी मैग्नेटिक नहीं भी है तो भी, बिकॉज इट इज मूविंग इन एयर, तो उसको एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो स्टेबल जल्दी हो जाएगी अगर एक स्ट्रिप उसके साथ अटैच है। सो दैट इज नोन एज योर एयर डैम्पिंग। तो ये दो चीजें यूज करके हम डेडबीट गैल्वेनोमीटर अचीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज कर सकते हैं हम, एयर डैम्पिंग
अगर कोई लिक्विड डैम्पिंग पूछे आपसे तो लिक्विड डैम्पिंग का मतलब सिर्फ ये हो जाएगा कि वो डिवाइस इतना बड़ा है कि हम उसमें जो हमारी पॉइंटर नीडल है उसके एक पोर्शन को हम ऑयल में डिप करके रखेंगे, तो वो ऑयल के अंदर डिप करके हमारे को एयर के मुकाबले भी ज़्यादा तेज़ी से डैम्पिंग मिल जाएगी, तो वो ऑयल डैम्पिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे को मेन जो छोटे गैल्वेनोमीटर हैं हमारे, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बेस्ट सूट करती है बिकॉज इट्स ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेटेलिक स्ट्रिप है आपकी और उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा। It will be such that it will oppose the relative motion and you will achieve your damping. दूसरा पॉइंट है हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर करती है दैट फेयरली और रेंज ऑफ मोशन, जैसे नीडल का जो रेंज ऑफ मोशन है, सपोज पॉइंटर का मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एक रेंज ऑफ मोशन में फेयरली, नॉट एग्जैक्टली, फेयरली आपके एंगल को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट करती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही हमने अभी अपना यह फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो हमारा जो एंगल है अल्फा वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री रहेगा और जो टॉर्क है वो NI/AB रहेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन फाइबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन फाइबर का क्या मतलब है कि जो आपने अभी गैल्वेनोमीटर के अंदर आर्मेचर लगाया है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, जिससे आपका पॉइंटर जुड़ा है, वो नीचे एक स्प्रिंग लगी होगी और स्प्रिंग का एक पोर्शन जो है वो रेस्ट करेगा। तो ये स्प्रिंग जिस मटेरियल से बनी है उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन फाइबर। तो इस स्प्रिंग की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे इस स्प्रिंग का कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। इफ आई विल टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन फाइबर, तो सबसे पहले इसका आपकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो हम इसी के थ्रू पास करवाते हैं, इसी को हम आर्मेचर से जोड़ देते हैं। दूसरा, ये हमारे पास जो K की वैल्यू है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, इट मस्ट बी लो होनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। जितना लो होएगा उतना हमारा जो है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ज़्यादा होएगा, कम करंट को डिटेक्ट कर पाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारा जो सस्पेंशन फाइबर है वो हमारे पास कोरोजन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर कोरोजन होगा उसके अंदर तो हमारे को जो रीडिंग है विद टाइम वो हमारी गलत जो है गैल्वेनोमीटर शो करने लग जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, क्योंकि कोरोजन से K की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। हार्डनेस होनी चाहिए, ब्रिटलनेस मेंटेन रहनी चाहिए, इलास्टिसिटी। ऐसा नहीं है कि हमने अगर उसको थोड़ा सा मोड़ा और वो स्प्रिंग मुड़ा ही रह गया और वापस नहीं आया, तो हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो है वो उसकी होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी जो हमारी सस्पेंशन फाइबर या फिर जो स्प्रिंग हम गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये हमारे को ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।